हम्म पता नहीं इस खेत में कब अच्छी फसल आएगी। जितनी बार भी कोशिश कर लूं, पर फसल सूख ही जाती है। अरे, अब यहीं सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी गजानन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? देखिए। अरे वो गजानन कहाँ देने वाला है पानी। फिर भी जाकर देखता हूँ। सीताराम गजानन के खेत में जाता है। अरे गजानन, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप बढ़ गए है ना। इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से पानी दे दो तो। अरे मैं कैसे दे सकता हूँ? अभी मेरे कुएं में भी इतना पानी नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूँ कि आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूँ। सीताराम अपने खेत में वापस आता है। फिर उसने ना कहा ना पानी के लिए। जी, मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर कुआं खोदने के लिए कितना धन लगता है, और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो 2 समय की रोटी जैसे तैसे खा पा रहे हैं। हाँ, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, आप साहूकार से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। सीताराम साहूकार के पास आता है। राम राम सरकार। बोलो सीताराम, क्या काम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था। खेत में कुआं बनवाना है। क्या? अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारा तो पिछला कर्जा भी तुमने नहीं चुकाया है अभी तक। हाँ सरकार, 1 बार कुआं बनवा लूं, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा और फसल अच्छी आएगी तो मैं आपका सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे देता हूँ तुम्हें कर्जा। सीताराम साहूकार से कर्जा लेता है और मजदूरों को बुलाकर कुआं बनाने के काम पर लग जाता है। 2 दिनों के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का काम पूरा खत्म हो जाता है। सीताराम और मीरा देखते हैं कि कुआं पानी से पूरा भर गया है। अरे वाह, ये कुआं तो पूरा भरा हुआ है। देखिए, मैंने कहा था ना। अब देखिए, हमारी फसल भी कैसे लहराने लगेगी। हाँ, हम कल सुबह खेत में पानी देने के लिए आते हैं। सीताराम और मीरा खुश होकर अपने घर चले आते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं, उन्हें अब पानी की कोई चिंता नहीं होती। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने खेत में आते हैं। जैसे ही कुएं के पास आते हैं, वो देखते हैं कि कल जहां पानी से लबालब भरा हुआ कुआं था, आज उस जगह पर मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, कुआं कहाँ गया? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कल पानी से भरा हुआ कुआं आज कहीं गायब हो गया है। क्या हो रहा है ये? अरे इतनी मेहनत से वो कुआं हमने बनवाया था, कहाँ चला गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया हमारे कुएं को? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कोई मनुष्य या प्राणी नहीं है कि ऐसे लुप्त हो जाए। अरे मैंने साहूकार से कर्जा लिया है। अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी, और फसल नहीं आएगी तो साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? सीताराम अपने सर को हाथ लगाकर नीचे बैठ जाता है। मीरा भी हताश हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कुआं ऐसे लुप्त कहाँ हो सकता है। कुछ देर के बाद, सुनिए, आप महाराज से जाकर मिलिए। अरे महाराज के पास जाकर क्या करूंगा? महाराज के पास जाकर उन्हें बताइए कि किसी ने हमारे कुएं को चोरी कर ली है। क्या कुएं की चोरी हुई है? हाँ, अब हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके बनाया हुआ कुआं अब उसकी जगह पर नहीं है। इसका अर्थ यही है ना कि उसकी चोरी हुई है। आप जल्दी जाइए। अरे कुआं चोरी हो गया है, ये सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पूरा गांव हंसेगा मुझ पर।
महाराज को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो सब मैं जानती हूँ, पर अभी महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मीरा की बात सुनकर सीताराम महाराज आत्मानंद के राजसभा में आता है। महाराज की जय हो। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया है। क्या चोरी हुआ है? और वो भी कुआं? ऐसा कैसा विचित्र कुआं है तुम्हारा जिसकी चोरी हो गई है? महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगते हैं। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। 2 दिन मजदूर लगाकर मैंने अपने खेत में कुआं बनवाया था। कल रात पानी से भरा हुआ वो कुआं मेरे खेत में ही था, पर जब आज सुबह मैं और मेरी पत्नी खेत में फसल को पानी देने के लिए गए, तब कुआं वहां नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई कुआं अपनी जगह से लुप्त कैसे हो सकता है? महामंत्री, आपने कभी इस विषय में कुछ सुना है कि कोई कुआं अचानक से लुप्त हो गया हो? नहीं महाराज, ऐसी विचित्र घटना तो मैंने जीवन में आज पहली बार सुनी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। ये राज्यसभा का समय व्यर्थ कर रहा है। अरे नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने साहूकार से कुआं बनवाने के लिए कर्जा लिया है। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। महाराज महामंत्री को आदेश देते हैं और साहूकार को राज्यसभा में बुलाया जाता है। साहूकार, बताओ, इस किसान ने तुमसे कुछ दिन पहले कुआं बनाने के लिए कर्जा लिया था? हाँ महाराज, ये कुछ दिन पहले मेरे पास आया तो था और कह रहा था कि उसे अपने खेत में कुआं बनवाने के लिए कर्जा चाहिए था, और कह रहा था कि अच्छी फसल होने के बाद सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। देखिए महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुआं बनवाया था, पर अब वो गायब हो गया है। महामंत्री, आप स्वयं इस किसान के खेत पर जाकर देखिए। यदि वहाँ कुआं बना होगा तो उसके कोई तो चिन्ह मिलेंगे। महामंत्री सीताराम के साथ उसके खेत में आते हैं। महामंत्री पूरे खेत को ध्यान से देखते हैं और फिर से महल में चले जाते हैं। महाराज, मैंने उस किसान के खेत का पूरा ध्यान से निरीक्षण किया, परंतु उस खेत में 2 दिनों पहले कोई कुआं बना हो ऐसे कोई चिन्ह नहीं थे। समझ नहीं आ रहा है कि वो किसान हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। महामंत्री, आप उस किसान पर नजर बनाए रखिए। मुझे तो किसान उसके कुएं की तरह विचित्र लग रहा है। शाम हो जाती है। मीरा और सीताराम अभी तक खेत में ही बैठे हुए थे। अंधेरा हो जाता है और अचानक उन्होंने बनाया हुआ कुआं उसी स्थान पर प्रकट हो जाता है जहां कल उसे बनवाया गया था। उस कुएं से पानी बहने लगता है। मीरा और सीताराम उस पानी से भरे हुए कुएं को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मीरा तो मेरी आंखें पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा तो ये कुआं यहाँ अपने आप प्रकट कैसे हो गया? अब ये सब छोड़ो। अब ये कुआं प्रकट हो ही गया है तो खेत में पानी दे देते हैं। दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं। हंडा उठाकर उसे रस्सी से बांधकर कुएं में डालकर पानी निकालने लगते हैं। जब सीताराम कुएं से हंडा बाहर निकालता है तब वो खाली होता है। ये क्या, कुएं में इतना पानी भरा हुआ है, फिर भी ये हंडा खाली कैसे है? अब रुकिए, मैं देखती हूँ। अब मीरा आगे जाती है और हंडा को कुएं में छोड़ती है। वो हंडा को कुएं से बाहर निकालती है। वो भी खाली होता है। अब दोनों डर जाते हैं। सुनिए, अब मुझे ये तो कुछ विचित्र प्रकार का लग रहा है। हमें इस कुएं से दूर ही रहना चाहिए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। चलो अभी हम घर चलते हैं, कल आकर सोचेंगे क्या करना है। मीरा और सीताराम घर आते हैं। अगले दिन दोनों डरते हुए खेत में जाते हैं। तब फिर वो कुआं वहां नहीं होता। अब तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मीरा सीताराम से कहती है कि ये कुछ अजीब हो रहा है, हमें किसी ज्ञानी की सहायता लेनी चाहिए।
दोनों वन में चले जाते हैं। वन में एक बहुत बड़े साधु थे जिन्हें भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में सब ज्ञान था। उनके पास चले जाते हैं। साधु बाबा हमारा रक्षण कीजिए। क्या हुआ पुत्र? साधु बाबा, मेरे खेत में बनाया हुआ कुआं अचानक गायब हो जाता है। हाँ साधु बाबा, हमने बड़ी मेहनत से कुआं बनवाया था, पर सुबह जब हम खेत में जाते हैं तब कुआं अपने स्थान पर नहीं होता। बाबा जी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है। आप ही बताइए कि उस विचित्र कुएं का रहस्य क्या है? पुत्र, हमारे इस जन्म में जो भी अनुभव हमें आते हैं उसकी कड़ियां हमारे पिछले कई जन्मों से जुड़ी हुई होती हैं। तुम्हारे साथ ये जो विचित्र घटना घट रही है उसकी कड़ी भी तुम्हारे किसी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े साहूकार थे। उस समय तुम बहुत धनवान थे और तुम्हारे बड़े बड़े खेत थे, और तुम्हारे बड़े बड़े खेत में एक बड़ा कुआं था। वो कुआं इतना बड़ा था कि पूरे गांव की प्यास बुझा सकता था। उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा था और एक दिन साहूकार जी, गांव में अकाल पड़ा है। आपके खेत के कुएं में इतना पानी है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा पानी अपने घर ले जाऊं। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरे गांव में मेरा ही एक कुआं है क्या, जो तुम मेरे कुएं में पानी लेने आ गई हो? क्या बुढ़िया? साहूकार जी, गांव के सभी कुएं सूख गए हैं। किसी भी कुएं में पानी नहीं है। सभी गांव वाले प्यासे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो एक एक करके सभी गांव वाले मेरे कुएं से पानी लेने आएंगे। मैं नहीं दूंगा तुम्हें पानी। कमला काकी चली जाती है। उसे रास्ते में वसुधा मिलती है। उसके हाथ में खाली हंडा था। क्या हुआ कमला काकी, दे दिया साहूकार ने पानी? अरे कहाँ, वो साहूकार तो बड़ा ही दुष्ट है। हम सबकी जमीनें उसके पास गिरवी हैं। उसका ब्याज जीता है और हम पर ही रोब जमाता है। मुझे बोल रहा था कि गांव किसी दूसरे कुएं से पानी भर लो। वो मुझे बोल रहा था कि जाओ कहीं और किसी और गांव से पानी भर लो। क्या उसने ऐसा कहा? आपने उसे बताया ना कि सभी कुएं सूख चुके हैं? हाँ, मैंने उसे कितना कहा कि गांव में सिर्फ आपका ही कुआं ऐसा है जो पानी से भरा हुआ है। तो कहने लगा कि फिर अब एक एक करके पूरा गांव मेरे कुएं से पानी लेने चला आएगा। उस दुष्ट के पास अभी पानी है, इसलिए उसे बहुत घमंड आया है। पर अगर कभी ऐसा दिन आया कि उसे पानी के बिना तड़पना पड़े, तब उसे हमारी पीड़ा का अनुभव होगा। तुम सही कह रही हो वसुधा, पर वो तो बाद की बात है। अभी हम सब क्या करें? पानी का प्रबंध कैसे करें? पूरे गांव में पानी के बिना लोगों की हालत खराब हो रही है। हाँ, अरे मैंने तो सुना है कि कुछ लोग ये गांव छोड़कर कहीं और जाकर बसने का विचार कर रहे हैं। अब सबके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं तो नहीं है। अब अगर जैसे ही पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कब तक हम पानी की प्रतीक्षा में यहाँ रह सकते हैं? ऐसे ही कुछ और गांव वाले साहूकार करोड़ी मल के पास आते हैं और पानी मांगते हैं, पर साहूकार करोड़ी मल किसी को पानी नहीं देता। गांव वालों के जानवर पानी के बिना तड़पने लगते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है। फिर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। सभी अपने कपड़ों की पोटलियां लेकर वन के मार्ग से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शिकारी बबूली मिलता है। अब इतने सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। एक बूंद भी पानी नहीं है किसी के पास। हम सब पानी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब जहां पानी का प्रबंध हुआ है वहीं हम अपना नया गांव बसा लेंगे। अच्छा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस वन के उस पार एक नदी है। उस नदी में पूरे साल पानी रहता है। आप सब उस नदी के पास रहने जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर इस वन के नदी है
तो कहीं हमें किसी जंगली जानवर से संकट भी हो सकता है। नहीं काकी, मेरे होते हुए आप सभी इस वन में सुरक्षित हैं। कोई भी प्राणी आपको कोई संकट नहीं देगा। बबलू भैया, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मैं बचपन से ही इसी वन में रहता हूँ बहन। मैं इस वन के सभी प्राणियों को पहचानता हूँ। ये प्राणी कभी भी बिना किसी कारण के किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये वन उनका घर है। अगर अपनी मर्यादा में रहें तो वे भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। इतने सालों से यहाँ रहने के कारण से मैं यहाँ के पक्षी और प्राणियों की भाषा भी समझने लगा हूँ। सभी गांव वाले बबलू शिकारी के पीछे चलने लगते हैं। सभी उस नदी के पास आकर रुकते हैं। गांव वाले नदी को देखकर भागकर नदी के पास जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। सभी गांव वाले पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं और बबलू शिकारी को धन्यवाद देने लगते हैं। बबलू शिकारी उन सब का रक्षण करने के लिए उनके साथ ही रहने लगता है। तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी गांव वालों के श्राप लगे हैं। तुमने तुम्हारे पास इतना पानी होते हुए भी उनकी सहायता नहीं की, इसलिए ईश्वर ने भी तुम्हें दंड दिया और इस जन्म में तुम एक गरीब किसान बनकर जन्मे हो। साधु बाबा, मेरे पूर्व जन्म में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, पर अब मैं उसका समाधान कैसे करूं? तुम तुम्हारे महाराज के पास जाओ। महाराज ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। तुम्हारे महाराज आत्मानंद वही बबलू शिकारी हैं, जिन्होंने सभी गांव वालों को पानी तक पहुंचाया था। तुम महाराज को ये सब बताओ, फिर महाराज को कुएं से पानी निकालने को कहो। जब महाराज उस कुएं को स्पर्श करेंगे तो वो कुआं हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थित हो जाएगा। महाराज के पुण्यवान हाथ जब उस कुएं को स्पर्श करेंगे तब उसका पानी हंडे में आएगा। सीताराम और मीरा साधु बाबा को प्रणाम करके महाराज के पास आते हैं। सीताराम महाराज को साधु बाबा के बताई हुई पूरी बात बता देता है। ये तुम क्या बोल रहे हो किसान? तुम अब महाराज को तुम्हारे कुएं का पानी निकालने को कह रहे हो? नहीं मंत्री जी, मैंने नहीं, साधु बाबा ने कहा है। आप चाहे तो साधु बाबा को भी बुला लीजिए। महामंत्री जी, साधु बाबा ने यदि ऐसा कहा तो हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। चलिए। सभी सीताराम के खेत में आते हैं। महामंत्री साधु बाबा को भी लेकर आते हैं। महाराज आत्मानंद के खेत में आते ही वो कुआं वहां फिर से प्रकट हो जाता है। महाराज उस कुएं के पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं और कुएं में हंडा डालते हैं। जब महाराज हंडा को बाहर निकालते हैं तब वो पानी से भरी हुई होती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया साधु बाबा, हंडा पूरा भर गया है। जो हंडा मेरी और मेरी पत्नी ने कुएं से निकाला तब खाली था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था पुत्र कि तुम्हारे महाराज के हाथ पुण्यवान है। अब इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। महाराज, आप सबसे पहले सभी गांव वालों को ये पानी दे दीजिए। सीताराम, जब हर एक गांव वाला पानी भर ले उसके बाद तुम अपने लिए पानी ले सकते हो। महाराज आत्मानंद एक एक हंडा पानी सभी गांव वालों को देते हैं। उसके बाद महाराज एक हंडा पानी सीताराम की फसल पर डालते हैं। फिर सीताराम कुएं में हंडा छोड़ता है और इस बार वो पानी से भरा हुआ होता है। सीताराम को बहुत खुशी होती है। महाराज, चमत्कार हो गया, मेरा हंडा पानी से भर गया है। पुत्र, ये चमत्कार नहीं, आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का नाश हो गया है और गांव वालों से मिले हुए श्रापों का समाधान हो गया है। इसलिए अब यह कुआं हमेशा पानी से भरा हुआ रहेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जो कोई भी जिसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो, जिसे तुम्हारे कुएं के पानी की जरूरत हो, उसे तुम पानी के लिए कभी ना नहीं कहोगे। नहीं साधु बाबा, जो अपराध मैंने अपने पूर्व जन्म में किया था वो मैं इस जन्म में नहीं करूंगा।
सीताराम का कुआं पानी से भरा रहने लगता है। इस बार उसकी फसल भी अच्छी आती है। महाराज की पुण्याई और साधु बाबा के आशीर्वाद से सीताराम साहूकार का सारा कर्जा लौटा देता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। मस्त कहानियाँ। सुबह का समय था। अभी अभी सूरज उगा था और सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैलने लगी थी। शशि अपने खेत में आ रहा था। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी आई थी। उसका हरा भरा खेत लहलहा रहा था। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी माधव मिलता है। अरे शशि, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? खेत में जा रहा हूँ माधव। इतनी सुबह खेत में जा रहे हो? हाँ, इस बार फसल बहुत अच्छी आई है। सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में अनाज के दाने निकाल लूं, फिर उन्हें बेच दूंगा। हाँ, इस बार तो गांव के सभी किसान बहुत खुश हैं। सबकी अच्छी फसल आई है। ऐसे हरे भरे खेत देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये खेत तो हम किसानों के लिए अपने बच्चे की तरह होते हैं। इन्हें हम अपने खून पसीने से सींचते हैं और फिर कुछ महीने के बाद अगर ऐसी फसल आए तो इतनी खुशी होती है कि उसे शब्दों में बताना कठिन हो जाता है। हाँ, चलो आज मुझे थोड़ा समय है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। शशि और माधव दोनों शशि के खेत में आते हैं। शशि सामने देखता है और उसका प्रसन्न चेहरा एकदम उतर जाता है। अरे अरे ये क्या है सब? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भागो भागो यहाँ से। शशि के खेत में अचानक बहुत सारे कौवे आकर उसके अनाज के दाने खा रहे थे। इतने सारे कौवे अगर अनाज खा लेते तो पूरी फसल का नाश हो जाता। माधव और दोनों मिलकर उन कौवों को लाठी काठी से भगाने लगते हैं। माधव, जरा संभल कर, लाठी कहीं फसल पर न गिरे, सारे दाने नीचे गिर जाएंगे। हाँ शशि, पर इन कौवों का कुछ करना तो पड़ेगा। ये भी भाग जाएंगे पर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं काम करता हूँ, घर जाकर एक जाल लेकर आता हूँ। उस जाल को यहाँ रखता हूँ, फिर कौवे फसल खाने आएंगे और इस जाल में फंस जाएंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ कौवों पर नजर रखने के लिए। शशि जाल लेने घर जाता है। माधव वहीं बैठकर कौवों को भगाने लगता है। कुछ देर के बाद शशि जाल लेकर आता है और खेत में बिछा देता है। फिर चलो, अब कौवे आ भी गए तो इस जाल में फंस जाएंगे। हाँ, अब हमें इन पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो, हम कुछ और काम कर लेते हैं। माधव और शशि दोनों दूसरे काम करने चले जाते हैं। कुछ देर के बाद शशि अकेला खेत में वापस आता है। अच्छा मजा चखा दिया उन कौवों को, अब फंसे होंगे जाल में। अभी जाकर देखता हूँ। अब उस जाल को कुत्तों के सामने रख देता हूँ। कुत्ते उन कौवे को मार देंगे, फिर वो गांव में किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए शशि उस जाल के पास जाता है और देखता है वो वहाँ एक कबूतरी जाल में फंसी हुई होती है। उसके पैर में जाल फंसने की वजह से उसके पैर पर घाव हो गया था। मुझे बचाओ, मैं गलती से इस जाल में फंस गई हूँ। मैंने तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाया है। तुम चिंता मत करो कबूतरी, मैं तुम्हें इस जाल से निकालता हूँ। ये जाल तो मैंने उन कौवों के लिए बिछाया था, पर दुर्भाग्यवश तुम इसमें फंस गई हो। रुको, मैं अभी तुम्हें मुक्त करता हूँ। शशि उस कबूतर को जाल से छुड़ाता है। वो उसे घर ले जाता है और उसके घाव पर लेप लगाता है। फिर मैं एक बात समझ नहीं पाया कि तुम हम मनुष्य जैसी बात कैसे कर सकती हो। ठीक है, तुम अब ये चावल के दाने खा लो, मैं खेत में जाकर काम करता हूँ। शशि कबूतर को अनाज के दाने देकर खेत में काम करने चला जाता है। रात को वो घर आकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तब उसके बिस्तर पे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। अरे ये क्या? ये सोने के सिक्के कहाँ से आए यहाँ? ये मैंने तुम्हें दिए हैं। तुमने? पर तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए?
वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तुम तो अब केवल इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि तुम्हें रोज ये सोने के सिक्के मिलेंगे। वो कैसे? मैंने कहा ना कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब तुम जाओ और अपने खेत के काम निपटाओ। आज तुम्हें फसल काटनी है ना। शशि अपने खेत में चला जाता है। 2-3 दिनों में शशि सारी फसल काट लेता है। अनाज के दानों को बोरियों में भरकर शशि आराम करने लगता है। कुछ देर के बाद माधव बैलगाड़ी लेकर आता है। चलो भाई शशि, इस अनाज की बोरियों को घर में रख देना है ना। देखो मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ चलो भाई, अभी इन्हें घर में रखते हैं, जाकर बाजार में बेच देते हैं। पर क्या इतने सारे बोरियों को घर में रखना सुरक्षित होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। हम तो हमेशा अपने घर में रखते हैं सारा अनाज। तुम्हारी बात सच है, पर मैंने सुना है कि दूर किसी गांव में कुछ डाकू आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। उनके गांव में अकाल पड़ा है, इसलिए वहाँ फसल नहीं उगती। सुना है कि वो डाकू हम जैसे किसानों का अनाज चुराकर ले जाते हैं और अपने गांव वालों को देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम कल के कल ही ये सब अनाज बेचने चले जाएंगे। अभी तो इसे घर में ही रखना पड़ेगा। माधव और शशि अनाज को बोरियों के बैलगाड़ी पर रख देते हैं और फिर घर आ जाते हैं। शशि रोज की तरह कबूतरी को चावल के दाने खिलाता है और सो जाता है। रात को जब शशि गहरी नींद में होता है, तब एक डाकू शशि के घर में आता है। सोते हुए शशि को देखकर, अच्छा हुआ ये घोड़े बेच कर सो रहा है। अब इन बोरियों को ले जाने में मुझे आसानी हो गई। चलो अब एक एक करके बोरी लेकर बाहर जाता हूँ। डाकू अनाज की बोरी उठाता है, तभी कबूतरी उसकी आवाज से बाहर आती है। अरे ये कबूतरी कहाँ से आ गई? हाँ लगता है इसने पाला होगा इस कबूतरी को। चलो ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। डाकू उस बोरी को उठाने लगता है, तभी कबूतरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शशि उठो, वो देखो डाकू अनाज चुरा कर जा रहा है। शशि उठो जल्दी। कबूतर को इतनी जोर से चिल्लाते हुए देख डाकू हक्का बक्का रह जाता है। तभी शशि कबूतरी की आवाज सुनकर बाहर आता है। वो डाकू को देखता है और अरे ये क्या, डाकू आ गया। अच्छा तो तुम्हें पता ही था कि मेरे पास अनाज है। रुको अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। शशि वहीं पड़ी छड़ी उठाता है और डाकू को पीटने आगे आता है। दोनों की हाथापाई होती है। तब डाकू अपने कमर से बांधा हुआ चाकू निकालता है और शशि पर वार करने ही वाला होता है कि तभी कबूतरी डाकू के पास आकर उसकी आंखों में अपनी चोंच से मारने लगती है। अचानक अपनी आंखें पर वार होने से डाकू को कुछ समझ नहीं आता और वो भाग जाता है। अच्छा हुआ मेरी प्यारी कबूतरी, तुमने मुझे पुकारा। आज तुम नहीं होती तो ये डाकू मेरा सारा अनाज चुरा कर ले जाते। नहीं शशि, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तुम कल ही जाकर सारा अनाज बेच कर आओ। अगले दिन शशि माधव के साथ जाता है और सारा अनाज बेच कर आता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कबूतरी भी रोज शशि को सोने के सिक्के देती थी। इस वजह से शशि जल्दी ही धनवान बन जाता है। शशि अब अपना घर तुड़वाकर वहाँ बड़ा घर बनवा लेता है। एक रात वो डाकू छुपके से शशि के नए घर को देखता है। अरे वाह, लगता है ये तो बहुत ज्यादा धनवान बन गया है। उस दिन मैं अनाज चुराने आया था तो इसने मुझे चुराने नहीं दिया। अब तो इसके घर में ही चोरी करूंगा। लेकिन पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये इतना धनवान बन कैसे गया है। अनाज की बोरियों को बेचकर तो इसके पास इतने पैसे नहीं आए होंगे। मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। डाकू शशि पर नजर रखने लगता है। एक दिन शशि माधव को एक पोटली देता है। ये लो माधव। अरे ये क्या है इस पोटली में? देखो तो। माधव पोटली खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। कहाँ से आए तुम्हारे पास? और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे मेरे पास जो कबूतरी है वो मुझे रोज सोने के सिक्के देती है। दिन भर में वो जितने भी चावल के दाने खाती है
सुबह मेरे बिस्तर में उतने सोने के सिक्के रखे हुए होते हैं। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? पता नहीं दोस्त, पर उस कबूतरी ने मुझे कहा है। वो कबूतरी सामान्य नहीं है, वो तो हमारी भाषा में बात भी करती है। ऐसी रहस्यमय कबूतरी तो मैंने पहले कभी न सुनी। पर तुम ये सिक्के मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने आज तक मेरी बहुत सहायता की है। अब मैं धनवान बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त भी मेरी तरह धनवान बने। मुझे तो कबूतरी से रोज सोने के सिक्के मिलेंगे। मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैंने विचार किया कि तुम्हें थोड़ा धन दे दूं। उन दोनों की बातें उनके पीछे एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर डाकू सुन लेता है। फिर अच्छा, तो ये बात है। उस कबूतरी के कारण ये किसान इतना धनवान बन रहा है। फिर तो मुझे इसके घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं तो उस कबूतरी को ही चुरा कर ले जाता हूँ। मुझे भी अब सोने के सिक्के ही चाहिए। शशि खेत में होता है। ये देखकर डाकू उसके घर चला जाता है। शाम को जब शशि घर आता है तब देखता है कि कबूतरी घर में नहीं है। शशि पूरे घर में कबूतरी को ढूंढता है पर कबूतरी कहीं नहीं होती। माधव वहाँ आता है। अरे क्या ढूंढ रहे हो? मेरी कबूतरी घर में कहीं नहीं दिख रही है। अरे अरे शशि, वो तो एक पंछी है, उड़ गई होगी। कब तक तुम्हारे घर में रहेगी? तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उड़ गई होगी। मैं देखता हूँ। अरे इतने दिन तो तुम उस किसान के पास ही तो थी। तुमने उसे धनवान बना दिया है, अब मुझे भी धनवान बना दो। मुझे पता है तुम उसे रोज सोने के सिक्के देती हो। आज से तुम मुझे सोने के सिक्के दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दे सकती, वो सिर्फ शशि के लिए है। तुम्हें मुझे सोने के सिक्के देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया है मूर्ख। मेरे जीवन में अभी कुछ काम अधूरे हैं जिन्हें पूर्ण किए बिना मैं अपनी देह का त्याग नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर डाकू अपना चाकू उठाकर कबूतरी को मारने जाता है। तभी शशि पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उस दिन तो अनाज की चोरी करने आया था, वो नहीं कर पाया तो अब मेरी कबूतरी को ही चुरा ले गया तू। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शशि और डाकू में फिर से हाथापाई होने लगती है। इस बार डाकू शशि पर चाकू चलाने में सफल हो जाता है। शशि के हाथ पर चाकू से घाव हो जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। उसके खून के कुछ छींटे कबूतरी के शरीर पर गिरते हैं और वहां अचानक रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होने लगती हैं। उन किरणों के साथ ही कबूतरी गायब हो जाती है। एक सुंदर राजकुमारी वहां पर प्रकट हो जाती है। कितनी सुंदर राजकुमारी है। राजकुमारी, मैं आप पर मोहित हो गया हूँ। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मूर्ख डाकू, मुझसे मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। मैं पहले से ही विवाहित हूँ और इतने दिनों से मेरे पति के साथ ही रह रही थी। इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रही थी, इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अचानक कबूतरी से राजकुमारी कैसे बन गई? क्या रहस्य है तुम्हारा? अरे ये मेरे लिए यहाँ आई है। नहीं, मैं शशि की पत्नी हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। पूरा एक जन्म में उसके साथ रहने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता। राजकुमारी, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे इस किसान की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। नहीं, तुम शशि की हत्या मत करना। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए सज्ज हूँ। ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम इसके साथ कैसे जा सकती हो? उसने कहा ना कि वो मेरे साथ आ रही है, उसे अब मैं पसंद आया हूँ। डाकू शशि से बात करने लगता है। इसी अवसर का फायदा उठाकर राजकुमारी वहीं पड़ा हुआ चाकू उठाती है और डाकू की हत्या कर देती है। फिर इस दुष्ट डाकू को बातों में उलझाने के लिए मैंने ऐसा कहा था उसे। शशि, तुम्हारा और मेरा संबंध पिछले जन्म से है। तुम ये सब क्या कर रही हो?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब विस्तार से समझाती हूँ। पिछले जन्म में तुम एक राजकुमार थे और मैं एक राजकुमारी थी। हम दोनों का विवाह होकर कुछ ही दिन हुए थे। एक बार हम दोनों वन में विहार कर रहे थे। तब सुनिए राजकुमार, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए फल तोड़ कर लाइए ना। अवश्य, मैं अभी लाता हूँ। राजकुमारी को एक आम का पेड़ दिखता है जिस पर बहुत सारे आम थे। उस पेड़ के पीछे एक साधु तपस्या करने बैठे हुए थे जो राजकुमार को दिख नहीं रहे थे। राजकुमार आम पर पत्थर मारने लगते हैं। आम तो नीचे नहीं गिरता, पर एक पत्थर पीछे तपस्या कर रहे साधु के सर पर जाकर गिरता है। उनके सर से खून बहने लगता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। साधु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मूर्ख राजकुमार, मेरी तपस्या भंग कर दे। साधु की आवाज सुनकर राजकुमारी भी भागकर राजकुमार के पास आती है। क्या हुआ राजकुमार? मैं आपके लिए आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मार रहा था। एक पत्थर साधु बाबा को लग गया। मुझे नहीं पता था कि पेड़ के पीछे साधु बाबा बैठे हैं। तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं साधु बाबा, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें कहा था कि मेरे लिए फल तोड़ कर लाइए। राजकुमारी, तुम्हारे फल खाने की इच्छा से मेरे शरीर से रक्त बह गया है और मेरी तपस्या भी भंग हो गई है। तुम्हारे प्रेम के लिए राजकुमार ने इस पेड़ पर पत्थर मारे हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। तुम एक कबूतरी बन जाओगी और कभी राजकुमार के साथ नहीं रह पाओगी। नहीं नहीं साधु बाबा, हमें इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया अपने श्राप का समाधान कीजिए। साधु बाबा अपना क्रोध शांत करते हैं और ठीक है, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें कबूतरी का शरीर तो प्राप्त होकर ही रहेगा। राजकुमार, अपने अगले जन्म में एक सामान्य किसान के रूप में जन्म लेंगे और तभी तुम उनसे मिल पाओगी। जब उनके रक्त के छींटे तुम्हारे शरीर पर गिरेंगे तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। आज वो दिन आया है जब हम दोनों का फिर से एक बार हम एक हो गए हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शशि। पर फिर वो सोने के सिक्के, वो तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? मैं इतने वर्षों से कबूतरी बनी हूँ। पूरा एक जन्म बीत गया है। इतनी वर्षों की मेरी कबूतरी बने रहने की इस तपस्या से मुझ में कुछ शक्तियाँ एकत्रित हो गई थी। मैंने जब तुम्हें खेत में काम करते देखा था तब मुझे बहुत दुख हुआ। पिछले जन्म का राजकुमार इस तरह से खेत में खून पसीना बहा रहा है, यह देखकर मैंने अपनी तपस्या के फल से वो सिक्के उत्पन्न किए और तुम्हें दे दिए ताकि तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सको। तुम्हें मिलने के बाद इतने दिनों तक मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वास्तव रूप में आऊं और तुमसे मिल पाऊं। तुम ये सब सच बोल रही हो? मतलब ऐसा भी हो सकता है? इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे ये सब स्मरण भी नहीं है। हाँ, इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है, परंतु मैं सब सत्य बोल रही हूँ। साधु बाबा के श्राप के कारण तुम्हें कुछ स्मरण नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। जिस स्थान पर हमें वो श्राप मिला था उस स्थान पर जाने के बाद ही तुम्हें सब स्मरण होगा। साधु बाबा अभी तक वहीं हैं, वो तुम्हें सब स्मरण करा देंगे। राजकुमारी शशि को लेकर उस पेड़ के पास आती है। वहाँ उन्हें साधु बाबा मिलते हैं। राजकुमारी साधु बाबा को बताती है कि शशि को सत्य से अवगत कराएं। शशि, राजकुमारी सत्य बोल रही है। यदि फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी आंखों में देखो। मेरे आंखों में तुम्हें वो प्रसंग दिखाई देगा जो तुम्हारे पिछले जन्म में घटित हुआ था। शशि साधु बाबा की आंखों में देखने लगता है। साधु बाबा की आंखों से शशि को पिछले जन्म की सारी बातें वैसे ही दिखती हैं जैसे उस राजकुमारी ने बताई थी। अब शशि को सब स्मरण हो जाता है। साधु बाबा, मुझे स्मरण हो गया है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हमें आशीर्वाद दीजिए।
शशि अब सब समझ जाता है। वो राजकुमारी के साथ अपने घर आता है। राजकुमारी भी एक सामान्य किसान की पत्नी की तरह शशि के साथ रहने लगती है।